and welcome back to my channel Eduverse by Ashi। तो कैसे हैं आप सब। तो बच्चे, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम मैनेजमेंट के बेसिक्स डिस्कस कर रहे थे और अभी तक हमने मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, प्रोसेस, थियोरीज, ये सारी चीजें कवर कर ली थी। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के रोल्स एंड स्किल्स। So without any further delay, let us begin, and don't forget to subscribe my channel and like, comment and share my videos. Okay, management roles and skills. तो बच्चे, सबसे पहले तो आप ये समझो कि एक बिजनेस में ना 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना है कि एक बिजनेस में 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। सबसे ऊपर होता है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, बीच में होता है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट और सबसे नीचे होता है लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये पूरी हायरार्की होती है। तो ये जो 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, ये कुछ ना कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करते हैं और इन तीनों लेवल्स के पास ही ना कुछ स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो परफॉर्म करते हैं, क्या स्किल्स उनके पास होनी चाहिए, यही सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मैनेजमेंट रोल या मैनेजेरियल रोल का क्या मतलब होता है। So a managerial role refers to the behavioral patterns displayed by the manager to perform different functions within the organization। यानी कि एक मैनेजर या ये जो 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये क्या क्या बिहेवियरल पैटर्न्स या क्या क्या एक्शंस एक ऑर्गेनाइजेशन या एक बिजनेस के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, उसी को हम मैनेजेरियल रोल या मैनेजमेंट रोल बोलते हैं। अब जो हेनरी मिन्सबर्ग है, हेनरी मिन्सबर्ग नाम के एक इंसान थे, एक फिलोसोफर, एक थिंकर या कुछ भी आप कह लो, वो थे। उन्होंने ये बताया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एक मैनेजर होता है वो मेजरली 3 तरह के रोल्स परफॉर्म करता है। ठीक है, उन्होंने ना 3 कैटेगरीज बताई थी। एक होता है इंटरपर्सनल रोल, दूसरी कैटेगरी है इंफॉर्मेशनल रोल और तीसरी कैटेगरी है डिसीजनल रोल। ठीक है, और हर एक कैटेगरी के अंदर भी कुछ ना कुछ रोल्स आते हैं। राइट, इंटरपर्सनल रोल के अंदर 3 रोल्स आते हैं जो एक मैनेजर परफॉर्म करता है। वो क्या है? फिगर हेड, लीडर, लेजन। ठीक है, इंफॉर्मेशनल रोल के अंदर भी 3 रोल्स आते हैं जो एक मैनेजर परफॉर्म करता है, जो कि है मॉनिटर, डिसमिनेटर, स्पोक्सपर्सन। एंड डिसीजनल रोल के अंदर भी 4 तरह के रोल्स आते हैं जो एक मैनेजर परफॉर्म करता है, जो कि है एंटरप्रेन्योरशिप, रिसोर्स एलोकेटर, डिस्टर्बेंस हैंडलर एंड नेगोशिएटर। राइट, अब हम ये सारे जो रोल्स हैं इनको हम डेप्थ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली कैटेगरी जो मिन्सबर्ग ने बताई वो है इंटरपर्सनल रोल्स। अब बच्चे, सबसे पहले आप एक चीज समझो कि एक होता है इंटरपर्सनल और एक होता है इंट्रापर्सनल। मैं आपको 2-3 एक्स्ट्रा चीजें बीच बीच में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके आगे भी काम आएंगी। अब जहां पर भी अगर आप इंटरपर्सनल देखो तो इंटरपर्सनल का मतलब होता है अगर 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन या रिलेशनशिप है तो उसको हम बोलेंगे इंटरपर्सनल। और इंट्रापर्सनल यानी कि विद इन ओन सेल्फ, विद इन ओन सेल्फ यानी कि अगर खुद से ही कोई बंदा कम्युनिकेट कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रापर्सनल। राइट, तो एज एन इंटरपर्सनल रोल एक मैनेजर 3 तरह के रोल परफॉर्म करता है। एक है फिगर हेड, एक है लीडर और एक है लेजन। सबसे पहले आता है फिगर हेड। एज अ फिगर हेड, अ मैनेजर परफॉर्म्स वेरियस सेरेमोनियल और सिंबॉलिक फंक्शंस। ये कीवर्ड है इसका, क्या? सेरेमोनियल और सिंबॉलिक। ठीक है, फिगर हेड में ये कीवर्ड याद रखना है। सच एज रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक इवेंट्स, अटेंडिंग फंक्शंस, ग्रीटिंग एंड होस्टिंग द विजिटर्स एक्सेट्रा। यानी कि एज अ फिगर हेड एक मैनेजर क्या क्या रोल्स परफॉर्म करता है, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पब्लिक इवेंट्स में फंक्शंस वगैरह अटेंड करता है, विजिटर्स या क्लाइंट्स को ग्रीट करता है, होस्ट करता है, ठीक है, अटेंड करता है, तो ये सारे रोल्स परफॉर्म करता है। अब आप नाम से ही समझो, नाम ही आपको हमेशा काम बताएगा। ठीक है, नाम क्या है? फिगर हेड, यानी कि एक बिजनेस के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजर एक फिगर की तरह है, एक फेस कार्ड की तरह है, जो उस बिजनेस को, उस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा या फिर अगर कोई भी आ रहा है तो उसको अटेंड करेगा। ठीक है, ये सारे काम करेगा। फिर जो दूसरा रोल एक मैनेजर परफॉर्म करता है इस कैटेगरी के अंदर, वो है लीडर। अब बच्चे, इसमें मेरे को कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक लीडर का क्या काम होता है। एक लीडर क्या करता है? एक लीडर अपने मेंबर्स को मोटिवेट करता है, उनको लीड करता है, उनको डायरेक्ट करता है। राइट, तो उसी तरह से एक मैनेजर भी एज अ लीडर यही सारे काम करता है। ठीक है, वो अपने मेंबर्स के लिए, अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए गोल सेट करता है, उनको गाइड करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और उनको मोटिवेट करता है टू अचीव दोज गोल्स। राइट, तो एज अ लीडर एक मैनेजर ये सारे काम करता है।
फिर जो थर्ड रोल एक मैनेजर प्ले करता है वो है लिएजन। अब एज अ लिएजन मैनेजर क्या काम करता है? So as a liaison, a manager acts as a bridge between different departments within the organization and its stakeholders. तो as a liaison एक मैनेजर ब्रिज की तरह काम करता है, ठीक है? इसमें आपको ये वाला कीवर्ड याद रखना है, ब्रिज। अब वो ब्रिज की तरह कैसे काम करता है? अब बच्चे देखो, एक बिजनेस में ना बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, है ना? ऐसे करके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो अगर किसी भी डिपार्टमेंट को किसी दूसरे डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करना होता है तो वो मैनेजर के थ्रू होता है, ठीक है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। लेट अस से एक बिजनेस में एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और एक सेल्स डिपार्टमेंट है, ठीक है? अब जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसको ये नहीं समझ आ रहा कि मैं इस महीने कितनी प्रोडक्शन करूं, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करूं, ठीक है? और उसको सेल्स डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करना है ये जानने के लिए कि पिछले महीने कितनी सेल्स हुई थी, जिससे कि उसी हिसाब से वो इस महीने की प्रोडक्शन कर सके। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करेगा किसके थ्रू? एक मैनेजर के थ्रू, ठीक है? तो एक मैनेजर ब्रिज की तरह होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स से डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बीच में, राइट? तो ये तीन रोल्स एक मैनेजर परफॉर्म करता है इंटरपर्सनल कैटेगरी के अंदर, ठीक है? मैं आपको एक एक्रोनिम बता देती हूँ, आपको उस एक्रोनिम से ये सारे याद रखने हैं। ये याद रखना, FILL फिल, ठीक है? F फॉर फिगर हेड, I फॉर इंटरपर्सनल, L फॉर लीडर एंड L फॉर लिएजन। तो ये फिल एक्रोनिम याद रखना, इससे आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है? फिर जो दूसरी कैटेगरी मिन्सबर्ग ने हमें बताई वो है इंफॉर्मेशन रोल्स। अब इस कैटेगरी के अंदर भी मैनेजर तीन तरह के रोल्स परफॉर्म करता है, जो कि है मॉनिटर, डिसेमिनेटर एंड स्पोक्स पर्सन, ठीक है? तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि एज अ मॉनिटर एक मैनेजर क्या काम करता है। So as a monitor, a manager monitors and observes what is happening within the organization to ensure the achievement of the goal. यानी कि एज अ मॉनिटर एक मैनेजर ऑब्जर्व करता है, नजर रखता है, देख रेख रखता है कि एक बिजनेस में, एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, ठीक है? जैसे क्लास मॉनिटर का काम नहीं होता था कि सब पे नजर रखना, सबको देखना कि कौन बच्चा ऐसा है जो शरारत कर रहा है, शोर मचा रहा है, उसी तरह से एक मैनेजर भी ऑब्जर्व करता है या सबको देखता है दैट व्हाट इज हैपनिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? फिर जो दूसरा रोल एक मैनेजर परफॉर्म करता है वो है डिसेमिनेटर। अब बच्चे डिसेमिनेटर का मतलब क्या होता है? डिसेमिनेटर का मतलब होता है जो इंफॉर्मेशन को आगे बांटे, आगे डिसेमिनेट करे, ठीक है? सो एज अ डिसेमिनेटर अ मैनेजर डिसेमिनेट्स, ट्रांसफर्स और शेयर्स द information such as important updates, plans and changes within its members. यानी कि एज अ डिसेमिनेटर मैनेजर क्या काम करता है? वो जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है या कोई भी अपडेट है या कोई भी चीज है उसको लोगों में आगे सबऑर्डिनेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, उनको बांटता है, ठीक है? मैंने बताया था ना कि 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, टॉप, मिडिल एंड लो, है ना? तो जैसे अगर टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है तो वो आगे मिडिल को इंफॉर्मेशन बांटेगा, मिडिल वाला लो को बांटेगा, है ना? तो एज अ डिसेमिनेटर एक मैनेजर इंफॉर्मेशन को आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है। थर्ड रोल एक मैनेजर परफॉर्म करता है इस कैटेगरी के अंदर वो है स्पोक्स पर्सन। अब अच्छा, एक स्पोक्स पर्सन क्या काम करता है? एक स्पोक्स पर्सन अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है ना? उसके बिहाफ पे बोलता है। सिमिलरली एक मैनेजर भी यही सारे काम करता है। As a spokesperson, a manager represents the organization in any public events or affairs by communicating its goals, plans, policies, etc. As a spokesperson, एक मैनेजर अपने बिजनेस को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को पब्लिक इवेंट्स में या फिर कहीं पे भी क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा, उनके बिहाफ पे बोलेगा, राइट? तो वो ये सारे काम करेगा। तो इस कैटेगरी के अंदर मिन्सबर्ग ने हमें ये 3 रोल्स बताए, ठीक है? अब मैंने आपको पहली जो इंटरपर्सनल कैटेगरी थी उसमें मैंने क्या एक्रोनिम याद कराया था? फिल, FILL। इसमें आप कौन सा एक्रोनिम याद करो? इसमें याद रखो मिड्स। जैसे मेड्स होता है ना, मेड्स यानी कि दवाई, तो आप मेड्स की जगह यहाँ पर याद रखो मिड्स। M फॉर मॉनिटर, I फॉर इंफॉर्मेशनल, D फॉर डिसेमिनेटर एंड S फॉर स्पोक्स पर्सन, ठीक है? तो ऐसे एक्रोनिम से अगर याद रखोगे तो आपको याद हो जाएंगे अच्छे से। फिर जो थर्ड कैटेगरी मिन्सबर्ग ने हमें बताई वो है डिसीजनल रोल्स। अब इस कैटेगरी के अंदर एक मैनेजर 4 तरह के रोल्स परफॉर्म करता है, जो कि है एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर एंड नेगोशिएटर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एज एन एंटरप्रेन्योर एक मैनेजर क्या काम करता है।
अब एंटरप्रेन्योर कौन होता है? वी आर वेरी फेमिलियर विद दिस टर्म, है ना, क्योंकि आज के टाइम में ये टर्म बहुत ज्यादा चल रही है. तो एज एन एंटरप्रेन्योर, अ मैनेजर परफॉर्म्स वेरियस रोल्स सच एज इनिशिएटिंग एंड एनकरेजिंग इनोवेशन, डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग न्यू आइडियाज एंड आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट. यानी कि जो भी सारे काम एक एंटरप्रेन्योर करता है कि नए आइडिया लेकर आना, उसको एग्जीक्यूट करना, कुछ इनोवेटिव करना, उसी तरह से एक मैनेजर भी एज एन एंटरप्रेन्योर एक बिजनेस में यही सारे काम करता है. ठीक है. फिर सेकेंड रोल हमारे पास आता है डिस्टर्बेंस हैंडलर. अब मैंने आपको क्या बताया था कि नाम ही आपको काम बता देगा. तो डिस्टर्बेंस हैंडलर से आप क्या समझ पा रहे हो कि एक मैनेजर क्या करता होगा? एज अ डिस्टर्बेंस हैंडलर एक मैनेजर कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट या डिस्टर्बेंस हो रहा है एक बिजनेस में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसको रिजोल्व कराने की कोशिश करता होगा, है ना. यही समझ पा रहे हैं हम. तो एग्जैक्टली वो यही काम करता है. As a disturbance handler, a manager manages the disturbances by resolving the disputes and conflicts within the organization and between external stakeholders. यानी कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है एक बिजनेस में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, लोगों के बीच में या फिर स्टेक होल्डर्स के बीच में, तो उसको वो रिजोल्व कराएगा. ठीक है. अब देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है स्टेक होल्डर्स और एक होता है शेयर होल्डर्स. एक्स्ट्रा चीजें हम पढ़ते चलेंगे. शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं जैसे अगर कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, और उनके शेयर्स ले रहे हैं और बदले में अपने पैसे उस कंपनी में दे रहे हैं, वो शेयर होल्डर्स होते हैं, है ना. स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? स्टेक होल्डर्स यानी कि वो सारे लोग जो किसी ना किसी तरह से किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है. ठीक है. अब उसमें कोई भी हो सकता है, उस कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉइज हो सकते हैं, उस कंपनी के कस्टमर्स हो सकते हैं, क्लाइंट्स हो सकते हैं, वेंडर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकते हैं. यानी कि वो सारे लोग जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिजनेस से कनेक्टेड हैं, वो स्टेक होल्डर्स हैं. और शेयर होल्डर्स यानी कि वो लोग जो कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं और बदले में अपने पैसे उस कंपनी में इन्वेस्ट करे हैं. ठीक है. तो एज अ डिस्टर्बेंस हैंडलर एक मैनेजर कोई भी अगर डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट है कंपनी के अंदर या फिर उसके स्टेक होल्डर्स के बीच में, तो उनको रिजोल्व कराएगा. फिर जो नेक्स्ट रोल एक मैनेजर प्ले करता है इस कैटेगरी के अंदर, वो है रिसोर्स एलोकेटर. अब एज अ रिसोर्स एलोकेटर एक मैनेजर क्या काम करता है? As a resource allocator, a manager decides how to allocate the resources effectively, such as time, money, material, and manpower, to achieve the organizational goals within the given budget and time frame. तो एज अ रिसोर्स एलोकेटर एक मैनेजर जो भी रिसोर्सेज होते हैं कंपनी के पास, अब क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं? टाइम, मनी, रॉ मटेरियल, मैन पावर, है ना. तो वो इन सारे रिसोर्सेज को इफेक्टिवली एलोकेट करता है. यानी कि वो मेक श्योर करता है कि सही टाइम पे, सही जगह पे, सही क्वांटिटी में सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो. ठीक है. जिससे कि जो भी गोल है, जो भी ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का, वो गिवन बजट और टाइम में कंप्लीट हो सके. राइट. फिर जो लास्ट रोल एक मैनेजर प्ले करता है वो है नेगोशिएटर. अब एज अ नेगोशिएटर एक मैनेजर क्या काम करता है? So as a negotiator, a manager tries to negotiate while making discussions with external parties such as suppliers, clients and other partners for the mutual benefit of both the parties. तो as a negotiator एक मैनेजर नेगोशिएट कराने की कोशिश करता है. ठीक है. जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ. लेट अस से एक कंपनी है, राइट, एक बिजनेस है, कंपनी है, और उस कंपनी का एक्सटर्नल वेंडर और सप्लायर है जो उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है. ठीक है. अब इन दोनों के बीच में ना एक कंफ्यूजन है रेट को लेके. ठीक है. यानी कि जो एक्सटर्नल वेंडर है वो कंपनी को कह रहा है कि भाई हम इस रेट पे आपको माल बेचेंगे, लेकिन कंपनी कह रही है कि नहीं, इस रेट पे चाहिए हमें तो माल. राइट. तो इनके बीच में इस चीज को लेके थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा है. तो इस केस में जो मैनेजर है वो क्या करेगा? वो इन दोनों के बीच में नेगोशिएट कराने की कोशिश करेगा जिससे कि दोनों ही एक कॉमन डिसीजन पे आए और दोनों का ही फायदा रहे. राइट. तो एक मैनेजर ये काम करेगा. तो ये चार रोल्स हमारे इस कैटेगरी के अंदर आते हैं. ठीक है. और इसका एक्रोनिम क्या है? इसका एक्रोनिम याद रखना, नर्ड, NERD, नर्ड. राइट. नेगोशिएटर, एंटरप्रेन्योर, रिसोर्स एलोकेटर एंड डिस्टर्बेंस हैंडलर. ठीक है. तो मैंने आपको सारे एक्रोनिम याद करा दिए, उससे आपको ये सारे याद हो जाएंगे. ठीक है. याद रखने हैं. सबसे पहले हमने पढ़ा था फिल. ठीक है. जिसमें हमने पढ़ा था फिगर हेड, इंटरपर्सनल रोल, लीडर एंड लेजन. फिर हमने पढ़ा था मिड्स, मॉनिटर, इंफॉर्मेशन रोल, डिसेमिनेटर एंड स्पोक्सपर्सन, और फिर हमने इसे पढ़ा नर्ड. ठीक है. तो ये तीन एक्रोनिम याद रखेंगे तो इससे हमें याद हो जाएंगे. अब बच्चे हमने रोल्स की तो बात कर ली, अब हम बात करेंगे स्किल्स के बारे में. ठीक है. सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि मैनेजरियल स्किल्स का मतलब क्या होता है.
So managerial skills are defined as the abilities or competencies that needs to be possessed by a manager to achieve the organizational goals effectively. मैनेजेरियल स्किल्स क्या होती है? मैनेजेरियल स्किल्स यानी कि वो कैपेसिटीज, वो एबिलिटीज या वो कॉम्पिटेंसीज जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के पास होनी चाहिए एक बिजनेस में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि उसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। ठीक है। अब जो रॉबर्ट कार्ड्स थे वहां पर हमने क्या पढ़ा था रोल्स में? हेनरी मिंट्सबर्ग, है ना। यहां पर क्या है? रॉबर्ट कार्ड्स। तो जो रॉबर्ट कार्ड्स हैं उन्होंने हमें 3 टाइप्स ऑफ स्किल्स बताई। ठीक है। उन्होंने ये बताया कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास कंसेप्चुअल स्किल्स होनी चाहिए, मिडिल के पास ह्यूमन स्किल्स होनी चाहिए एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है। और अब ये तीनों स्किल्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बच्चे शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज समझा रही हूँ, उसको ध्यान से समझना। हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। सबसे ऊपर टॉप, बीच में मिडिल और सबसे नीचे लो। तो अब आप ये देखो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन आता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट में आता है हमारे कंपनी के सीईओज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, डायरेक्टर्स, ये सारे हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। मिडिल में कौन आता है? मिडिल में आता है एचओडीज, यानी कि आपके डिपार्टमेंट के हेड्स। ठीक है। जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट होता है ना, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, तो सबके हेड जो है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। और लो लेवल में आता है सुपरवाइजर्स। ठीक है। जो लेबर को सुपरवाइज करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, देखते हैं, वो हमारे लो लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। अब जो लो लेवल मैनेजमेंट है यानी कि जो सुपरवाइजर्स हैं, उन्हें क्या स्किल्स चाहिए? उन्हें चाहिए टेक्निकल स्किल्स। ठीक है। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है यानी कि जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, उन्हें कौन सी स्किल्स चाहिए? उन्हें चाहिए ह्यूमन स्किल्स। और जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, सीईओज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब है, उन्हें कौन सी स्किल्स चाहिए? उन्हें चाहिए कंसेप्चुअल स्किल्स। राइट। तो सबसे पहले हमारे पास आती हैं टेक्निकल स्किल्स। अब टेक्निकल स्किल्स क्या होती हैं? टेक्निकल स्किल्स आर द मोस्ट क्रूशियल स्किल्स फॉर द लो लेवल मैनेजमेंट व्हिच इंक्लूड्स सुपरवाइजर्स. It refers to those skills which are required by the supervisors to solve technical problems within the specific functional area. अब टेक्निकल स्किल्स क्या होती हैं? टेक्निकल स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जो कि लो लेवल मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स को चाहिए होती हैं टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। बस इतना याद रखो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे किसी कंपनी का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ठीक है। अब ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ये प्रोडक्शन करता है ना। अब कोई मशीन में दिक्कत आ गई चलते चलते। ठीक है। अब उस मशीन में जो दिक्कत आई है वो कैसी दिक्कत है? एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, एक तकनीकी प्रॉब्लम है ना। अब उसको सॉल्व करने के लिए जो सुपरवाइजर्स या लो लेवल मैनेजर्स के पास स्किल होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए टेक्निकल स्किल्स। ठीक है। क्लियर? फिर नेक्स्ट स्किल आती है ह्यूमन स्किल। ठीक है। अब बच्चे जो ह्यूमन स्किल है ना, इसको इंटरपर्सनल स्किल्स भी बोलते हैं। राइट। अब ये जो ह्यूमन स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स है ये किसको चाहिए? ये चाहिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। और इसमें कौन आता है? एचओडीज यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स। ठीक है। अब ये स्किल्स क्यों चाहिए? ये चाहिए टू कम्युनिकेट एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स विद द सबऑर्डिनेट्स एज वेल एज विद द सुपीरियर्स। अब आप देखो, जो ये मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं इनको टॉप लेवल के साथ भी कम्युनिकेट करना होता है ना, और लो के साथ भी करना होता है। क्यों? क्योंकि जो टॉप लेवल वाले मैनेजर्स हैं वो मिडिल को कुछ काम बताते हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, और जो मिडिल है फिर वो आगे जो लो लेवल मैनेजर्स हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको पास ऑन करते हैं, है ना। तो इनके पास ह्यूमन स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स होने चाहिए जिससे कि ये ऊपर और नीचे दोनों के साथ सही से कम्युनिकेट कर सके। राइट। फिर जो लास्ट स्किल्स आती हैं वो आती हैं कंसेप्चुअल स्किल्स। अब ये स्किल्स किसको चाहिए? ये चाहिए टॉप लेवल मैनेजर्स को, है ना। इसमें कौन कौन आता है? सीईओज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब आते हैं। अब ये स्किल्स क्यों चाहिए? ये चाहिए स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग के लिए, है ना। जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं उनका यही काम होता है ना, स्ट्रैटेजी बनाना, कंपनी का विजन बनाना, प्लान बनाना, ये सारे काम करना। तो इन सब चीजों के लिए कौन सी स्किल्स चाहिए? कंसेप्चुअल स्किल्स। ओके। तो बच्चे ये 3 स्किल्स थी जो रॉबर्ट कार्ड्स ने हमें बताई। ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं तो आपको अच्छे से याद रखनी है। मेन बस आपको इतना ही याद रखना है कि कौन से लेवल के पास कौन सी स्किल होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए। ठीक है।
तो बच्चे ये थे हमारे मैनेजमेंट रोल्स एंड स्किल्स। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। मैंने बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश की है, बट स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है, सो यू कैन ड्रॉप योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन कनेक्ट थ्रू माय इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और मेल आईडी। सब चीजों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस।